नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो आप लोग? ठीक हो? आप सबका स्वागत है राजकीय विधि महाविद्यालय कोटा के यूट्यूब चैनल पे। मैं विकास जैन। जैसा कि हम बात कर रहे थे अंतर्राष्ट्रीय विधि की, तो आज बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय विधि के विषय तथा अंतर्राष्ट्रीय विधि में व्यक्ति का स्थान। देखो, सामान्यतः अंतर्राष्ट्रीय विधि का संबंध राज्यों के अधिकार, उत्तरदायित्व तथा हितों से है। साधारणतः इसके नियम राज्य के लिए होते हैं, संधि द्वारा ही राज्य को बाध्य किया जाता है। परंतु वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय विधि का काफ़ी विकास हो चुका है। यह प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्ति को भी प्रभावित करती है और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और गैर सदस्यों भी लागू होती है। विधि का तात्पर्य जैसे उस व्यक्ति या इकाई जिसे कुछ अधिकार प्रदान किए करती है, विधि में कुछ कर्तव्य तथा उत्तरदायित्व निरूपित किए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व प्राप्त होने का अर्थ होता है कि कोई इकाई अंतर्राष्ट्रीय विधि का विषय तथा उसमें अंतर्राष्ट्रीय अधिकार तथा कर्तव्य रखने की क्षमता है तथा उसमें अंतर्राष्ट्रीय दावे करने का अधिकार बनाए रखने की क्षमता है। इसमें तीन मत चल रहे हैं। एक मत कहता है कि राज्य ही, केवल राज्य अंतर्राष्ट्रीय का विधि है विषय। कुछ विधि शास्त्री कहते हैं कि व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय विधि के विषय हैं, और कुछ कहते हैं कि मुख्यतः राज्य अंतर्राष्ट्रीय विधि के विषय तो हैं, परंतु वर्तमान समय में राज्य के अतिरिक्त व्यक्ति तथा कुछ गैर राज्य इकाइयाँ भी अंतर्राष्ट्रीय विधि का विषय है। बात करते हैं जो कहते हैं कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय विधि का विषय है, इस पर तर्क क्या देते हैं। कुछ विधि शास्त्री कहते हैं कि केवल राज्य अंतर्राष्ट्रीय विधि का विषय है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय विधि राज्यों के आचरण को नियंत्रित करती है। प्रोफेसर ओपेनहाइम का जो समर्थक है वो यही कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय विधि प्राथमिक रूप से राज्यों के बीच की विधि है, राज्य उसके विषय हैं। इस विचारधारा के समर्थकों ने व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय विधि का सब्जेक्ट न मानकर ऑब्जेक्ट माना है। मतलब किसके लिए बन रही है? व्यक्ति के लिए। सब्जेक्ट क्या है? राज्य। आलोचना होती है इस मत की कि कुछ विधि शास्त्री कहते हैं कि व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय विधि का ऑब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट है। क्योंकि प्रारंभ में ओपेनहाइम ने भी इस मत को स्वीकार किया, परंतु ओपेनहाइम की पुस्तक नवे संस्करण के संपादकों ने इस मत को परिवर्तन कर दिया। उनके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय विधि अब केवल राज्य से ही संबंधित नहीं है, इसमें बहुत से नियम प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्तियों की स्थिति एवं कार्यकलाप को भी नियंत्रित करने से संबंधित है। अब दूसरा जो केल्सन इसके समर्थक है वो कहते हैं कि केवल व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय विधि के विषय हैं। वो कहते हैं कि जो राष्ट्र का निर्माण होता है, जिन व्यक्तियों से जो विधि राष्ट्र के लिए लागू होती है, उसको पालन कौन करता है? व्यक्ति। अधिकार जो कर्तव्य निरूपित किए जाते हैं, कह रहा है कि राष्ट्रों के कर्तव्य एवं अधिकार उन मनुष्यों के अधिकार तथा कर्तव्य जिनसे मिलकर उस राष्ट्र का निर्माण हुआ है। केल्सन इसी संदर्भ में आगे लिखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय विधि तथा राज्य विधि सही अर्थों में कोई अंतर नहीं है। इसके अनुसार राज्य की जो अंतर्राष्ट्रीय विधि है और राज्य की विधि है, दोनों अनंत रूप से, अंतिम रूप से व्यक्ति पर लागू होती है। परंतु अंतर केवल इतना है कि राज्य विधि प्रत्येक रूप से मनुष्य पर लागू होती है और अंतर्राष्ट्रीय विधि राज्य के माध्यम के द्वारा व्यक्तियों पर लागू होती है। तो इसका केल्सन का जो मत है, केवल व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय विधि का विषय है, पूरा मान्य मत नहीं है। इसकी कुछ आलोचना है, क्योंकि ठीक भी है कि केवल व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय विधि का विषय नहीं हो सकता। तर्क के हिसाब से ठीक है, लेकिन व्यवहार के हिसाब से राज्य का अभ्यास है कि ये देखा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि का प्राथमिक संबंध राज्यों के कर्तव्य तथा अधिकारों से होता है। ये सत्य के समय समय पर संधियाँ हुई जिनके द्वारा व्यक्तियों को कुछ अधिकार प्रदान किए गए, लेकिन कुछ कन्वेंशन ऐसे भी पारित हुए जो राज्यों के माध्यम के बिना भी व्यक्तियों के डायरेक्ट लागू होते हैं। जैसे एक अभिसमय है कन्वेंशन 1965 का। एक अभिसमय राज्यों और दूसरे राज्य के नागरिकों के बीच होने वाले पूंजी लगाने वाले झगड़ों को निपटारे के संबंध में था। केल्सन का ये कि व्यक्ति पर अंतर्राष्ट्रीय विधि राज्य के माध्यम से लागू होती उचित नहीं होती, क्योंकि मानवाधिकारों के उल्लंघन होने पर यूएनओ के सदस्य राज्य के व्यक्ति द्वारा यूएनओ की मानवाधिकारों के कमीशन के रूप में समन्वय शिकायत भेज सकता है। मतलब अगर कोई व्यक्ति कोई राज्य का मतलब देश यूएनओ का सदस्य है, तो उस यूएनओ सदस्य के किसी व्यक्ति की मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है, तो वो व्यक्ति यूएनओ में जो ह्यूमन राइट कमीशन बना हुआ है उसमें सीधा शिकायत कर सकता है। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय विधि का न केवल राज्य अपितु व्यक्ति भी अंतर्राष्ट्रीय विधि का सब्जेक्ट है। जो तीसरा मत है वो उचित मत है। वो कहता है कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय विधि का मुख्य विषय है, परंतु वर्तमान में व्यक्ति और राज्य की इकाइयाँ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की अंतर्राष्ट्रीय विधि के विषय है। इसके पक्ष में तर्क दिए जा रहे हैं कि वर्तमान समय में बहुत सी संधियाँ व्यक्तियों के अधिकार तथा कर्तव्य प्रदान करती है। ये केस है डेजिंग रेलवे ओपीसीएल केस
स्थायी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने निर्णय दिया है कि यदि किसी संधि के पक्षकारों की इच्छा व्यक्तियों को अधिकार प्रदान करना हो तो ऐसी दशा में अंतर्राष्ट्रीय विधि ऐसे अधिकारों को मान्यता प्रदान करेगी तथा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इसको लागू करेगा। 1949 के युद्धबंदियों संबंधी जेनेवा कन्वेंशन संधि 1949 की युद्धबंदियों कुछ अधिकार प्रदान किए। जनवद अभिसमय 1948 में भी व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रूप से कुछ कर्तव्य दिए गए हैं। ठीक है, निष्कर्ष रूप से ये कहा जा सकता है कि वर्तमान समय केवल राज्य अंतर्राष्ट्रीय विधि के विषय नहीं है, अपितु गैर राज्य इकाइयाँ अंतर्राष्ट्रीय विधि के विषय हैं। वर्तमान समय में राज्य के सभी व्यवहारों को निम्नलिखित बातें स्पष्ट होती है। यह मत स्वीकार कर लिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं अंतर्राष्ट्रीय विधि का विषय है। अंतर्राष्ट्रीय दंड विधि के विषय में विधि का निर्माण करने वाली संधियां द्वारा व्यक्तियों पर अपराध के मामलों में प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी दिए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत किसी राज्य प्रतिरोधियों को भी मान्यता प्रदान की जा सकती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि का विषय केवल राज्य ही नहीं अपितु अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, बहुत सारी गैर राजनीतिक इकाइयाँ, व्यक्ति, ये सब अंतर्राष्ट्रीय विधि के विषय हैं।